हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे, द कोल्ड वॉर इरा। हिंदी में इसको शीत युद्ध का दौर कह सकते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू पे नज़र डालते हैं। ओवरव्यू में पूरा एम और ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर का वो बताया होता है, क्या आप सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो हमारी बुक का भी नाम है, उसका ये पूरा एक बैकड्रॉप आपको प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगनिंग। कंटेम्प्रेरी इरा जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, वो स्टार्ट ही होता है जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है 1991 में, जब यूएसएसआर डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो पूरा बैकड्रॉप ये आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएगा। तो क्या है पूरा कोल्ड वॉर, किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये कैसे एक सुपर पावर के तौर पर इनका डोमिनेंस पूरा वर्ल्ड देखता है, और इसका असर कुछ हद तक अभी भी देखने को मिलता है। इट ट्रैक्स द वेरियस अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द चैप्टर व्यूज़, इसमें हम नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में भी देखेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, जिसमें इंडिया की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद आगे चलते हैं और किस तरीके से एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी बनाता है ऊपर का जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है हमारा। इट कंक्लूड्स विद एन असेसमेंट, और इसमें क्या इंडिया का रोल रहा और इंडिया ने किस तरीके से अपनी जो पॉलिसी थी उनको कितना, और अपने जो इंटरेस्ट थे वो कितना प्रोटेक्ट कर पाई एनएएम के द्वारा, वो सब भी हम इसमें देखेंगे। इधर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, दो पिक्चर्स हैं। एक जो है यूएस सोल्जर्स हैं जो जापान में अपना जो फ्लैग है उसको होस्ट कर रहे हैं, और दूसरा जर्मनी में यूएसएसआर के सोल्जर्स हैं, वो अपना फ्लैग होस्ट कर रहे हैं। नीचे इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, अमेरिकन सोल्जर रेजिंग यूएस फ्लैग, 23 फरवरी की है जो पिक्चर है। और जापान में ये जो है वॉर जीतने के बाद उसको फहरा रहे हैं, और ये बर्लिन जर्मनी की जो कैपिटल सिटी है, वहाँ से यूएसएसआर के जो सोल्जर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। तो चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। इसको देखते हैं क्या है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था। अप्रैल 1961 की बात है। तो जो यूएसएसआर है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो यहाँ पूरी दी हुई है। तो वैसे ये 1922 में जब व्लादिमीर लेनिन वहाँ के सुप्रीम लीडर बनते हैं तो वो इसको फॉर्म करते हैं, और फिर ये 1991 तक रहती है, उसके बाद डिज़ोल्व हो जाती है। वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल। तो क्यूबा जो कि अमेरिका के पास ही है, तो उन्हें ये था कि वो वहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं फिडेल कास्ट्रो, और ये क्यूबा का जो झुकाव है थोड़ा सा वो रहा है यूएसएसआर की तरफ, क्योंकि उनका जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म, वो उनको काफ़ी जो है पसंद आया हमेशा से क्यूबा को। तो फिडेल कास्ट्रो इन्हीं की आइडियोलॉजी पर यकीन करते थे, बट इनको डर था कि यूएस से कहीं इन पर अटैक ना कर दे। तो इसलिए जो उनके सुप्रीम लीडर थे ये निकिता क्रुशेव, इन्होंने वहाँ पर अपनी जो है एटम मिसाइल्स जो थी, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल्स कह सकते हैं, वो प्लेस करा दी क्यूबा में। उसके बाद इन 1962 तक ही प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस करा देते हैं, और फिर जो यूएस है मतलब उस पर अटैक करना इनके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि क्यूबा से तो बहुत ही नज़दीक पड़ता है। आप मैप पे भी देख सकते हैं, एक आइलैंड टाइप की कंट्री है ये, यहाँ दिखाया भी है इन्होंने और बताया भी है क्यूबा, ठीक है। 3 weeks आफ्टर द सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर वेपन इन क्यूबा। तो 3 हफ्तों के बाद अमेरिका को पता लगता है कि यूएसएसआर ने क्यूबा में इस तरीके से जो मिसाइल हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो प्लेस्ड कर दी हैं। तब के उनके जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, वो काफ़ी जो है चिंता उन्हें इस बात की होती है कि इससे तो मतलब ये बहुत बड़ी थ्रेट है यूएसए के लिए। तो उन्हें ये भी पता है कि यूएसएसआर भी जो है एक न्यूक्लियर वेपन है उसके पास भी, और उससे सीधा सीधा आप ऐसे जो है अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता।
तो वो कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिससे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और सीधा युद्ध भी ना हो। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स, तो उन्होंने जो अमेरिकन वॉरशिप्स थे उनको ऑर्डर दिया कि जो सोवियत के शिप आ रहे हैं उनको रोका जाए, क्यूबा की तरफ जो आ रहे हैं। और फाइनली जो शिप्स होते हैं वो यूएसएसआर के, उन्हें रोका जाता है और वो वापस चले जाते हैं, और इस तरीके से एक क्लैश जो था वो होने से बच जाता है। वहाँ पर क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, हालांकि पूरा वर्ल्ड नर्वस हो जाता है, बट फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर। क्यों? क्योंकि ये कोई एक ऑर्डिनरी वॉर तो होता नहीं। इवेंचुअली टू द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिलीफ बोथ साइड्स डिसाइड टू अवॉइड वॉर, क्योंकि दोनों ही जो हैं परमाणु संपन्न देश थे, न्यूक्लियर हैं दोनों के पास, तो काफ़ी ज़्यादा तबाही और डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती पूरे वर्ल्ड को। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज द हाई पॉइंट, और जो ये पूरा कोल्ड वॉर है इसका सबसे हाई पॉइंट है ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब बिल्कुल लड़ाई होने ही वाली थी। और नहीं तो ज़्यादातर ऐसा कोई ख़ास मौका आया नहीं है जब इतना ज़्यादा टेंशन बिल्डअप हो गया हो। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन, एक्चुअली में कोल्ड वॉर है क्या? इन दोनों यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो टेंशन्स हैं, द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन। और इनकी एलीज भी हैं कुछ, जो इनके ग्रुप्स बनते हैं, आगे अभी हम देखेंगे। इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर, हालांकि ऐसे सीधे कभी हॉट वॉर में ये तब्दील नहीं हो पाया। दैट इज़ अ फुल स्केल वॉर के फुल फ्लैज्ड वॉर हुआ हो, और होना भी नहीं चाहिए था, नहीं तो बहुत नुकसान होता सभी को पूरे वर्ल्ड में। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर, ये सिर्फ पावर की राइवलरी नहीं थी या मिलिट्री अलाइंसेस की या बैलेंस ऑफ पावर नहीं था, बल्कि आइडियोलॉजी इसके पीछे काम कर रही थी। उसका भी एक तरीके से युद्ध ही चल रहा था आइडियोलॉजीज़ का। दो आइडियोलॉजीज़ अलग अलग थी, आप देखेंगे तो। एक यूएस, जो यूएस कहता था, उसकी आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी, एंड कैपिटलिज्म ये। वाइल द ईस्टर्न अलाइंस जो थी वो सोवियत यूनियन हेड कर रहा था उसको, वेस्टर्न को यूएस हेड कर रहा था और ईस्टर्न अलायंस को सोवियत यूनियन हेड कर रहा था। तो इनकी सोशलिज्म और कम्युनलिज्म, ये जो सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी हो गई, और उनकी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र, ये अमेरिका की या यूएसए की आइडियोलॉजी आप इसको कह सकते हैं। तो ये विचारधाराओं का भी युद्ध था, ये सिर्फ मिलिट्री अलाइंसेस या पावर या बैलेंस ऑफ पावर इन्हीं का ही युद्ध आप इनको नहीं कह सकते। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? एक्चुअली में कोल्ड वॉर था क्या? जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, वहाँ से एक अलग ही इरा स्टार्ट होता है। इन 1945 में जब यूएस, जो कि दो फोर्सेस थी इसमें, एलाइड फोर्सेस एंड एलीज जो थे, एलाइड फोर्सेस जिन्हें एलीज बोला जाता था उनके साथियों को, और एक्सिस फोर्सेस थी। तो एलाइड फोर्सेस में यूएस था, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब थे, ठीक है। और उधर एक्सिस पावर जो थी उनमें जर्मनी, इटली और जापान था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट होता है, 45 तक चलता है, और एंड होता है जब वो अटैक कर देता है जो अमेरिका है, जिसे अभी देखेंगे हम। द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू रीजन्स। तो पूरी दुनिया में ही लगभग, यूरोप से बाहर भी ये लड़ा गया, वैसे मेनली यूरोप ही इसका सेंटर रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा इसमें तबाही हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक रहता है। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ दी, जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है 1945 में, वहीं से कोल्ड वॉर एक्चुअली में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंग्लैंड है, जर्मनी, इटली, जापान तो हार ही गए थे ऑलमोस्ट जो है, और जो यूरोप था, यूनाइटेड किंगडम और बाकी फ्रांस और ये सब, इनकी हालत अपने आप में बहुत ख़राब थी। तो यूएसएसआर और यूएसए एक सुपर पावर के तौर पर ये दोनों उभरते हैं, और फिर इनमें एक होड़ लग जाती है, एक चेज स्टार्ट होता है कि हु इज़ द बेस्ट, कौन बेस्ट है और कौन सबसे फर्स्ट है, नंबर वन है, और ये ही पूरा चलता है इनका। 1945 में नागासाकी पर और हिरोशिमा पर जो अमेरिका या यूएस, जो उन्होंने बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब का यूज़ किया, उनके बारे में देखेंगे।
2 बॉम्ब थे वो, और उनके क्या क्या नाम थे अभी आगे। तो इसमें 2 तरह के सपोर्टर्स थे, एक तो जो सपोर्ट कर रहे थे कि इन्होंने सही किया, और कुछ उनके क्रिटिक्स थे। तो उन्होंने कहा कि जो जापान था वो तो अपने आप ही छोड़ने वाला था, मतलब गिव अप करने वाला था, सरेंडर करने वाला था, तो अननेसेसरी था, ये बम नहीं डालने चाहिए थे। और उन्होंने ये भी कहा दी सजेस्ट दैट यूएस एक्शन वाज, ये सिर्फ यूएसएसआर को रोकने के लिए और ये दिखाने के लिए था कि यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम है, बड़ा है। जो उसके यूएस के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि बम गिराना ज़रूरी था, नेसेसरी था, जिससे वॉर जल्दी ख़त्म हो जाता और ज़्यादा जाने से बच जाती। जो ब्लड शेड हो रहा था, जो नुकसान हो रहा था, वो सब रुक गया उसके बाद। हालांकि जो भी मोटिव रहा हो, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल कर आता है कि 2 नई पावर्स का एक ग्लोबल स्टेज पर राइज हो जाता है। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, डेवेस्टेशन ऑफ यूरोप इन मैनी अदर पार्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर। तो ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन ग्रेटेस्ट पावर बन के उभरती हैं। वाइल द कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम ऑफ द इमरजेंस, यूएस एंड यूएसएसआर का जो इमरजेंस होता है सुप्रीम पावर्स के तौर पर और राइवलरी के तौर पर, वहीं से कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इट वॉज ऑल्सो रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग दैट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ बॉम्ब एटम बॉम्ब्स इज़ टू कॉस्टली। हालांकि इसके पीछे के ये वजह तो है ही, लेकिन ये वजह भी है कि 2 जो ऐसे स्टेट्स या ऐसी कंट्री जिनके पास एटम बॉम्ब हैं, तो वो एक्चुअली में हॉट वॉर जो है, और या फुल फ्लैश्ड वॉर जिसमें पूरी तरीके से वॉर होता है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो इसलिए कोल्ड वॉर को ये यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको देखते हैं किस बारे में है। ये दिखाती हैं जो जापान में जो दोनों नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब, उन्होंने एटम बम गिराई यूएसए ने, उसके बारे में। उन बॉम्ब का नाम था, इसको याद कर लीजिए, लिटिल बॉय, और दूसरा था फैट मैन। इनके ये कोड नेम थे, और ये बहुत आज के तुलना में अगर देखें, जो आज के एटम बम इन लोगों के पास हैं, बहुत ही कम कैपेसिटी के थे। इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 15 एंड 21 किलो टन्स थी, जबकि अब जो है 10,000 किलो टन या 15,000 किलो टन के भी एटम बम मौजूद हैं, या इससे ज़्यादा के भी हो सकते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर, जो कितना नुकसान कर सकती है। आगे, फुल फ्लैश्ड वॉर इज़ अनलाइकली इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशन नीदर साइड वुड वांट टू रिस्क वॉर। तो दोनों में से कोई नहीं चाहते थे कि वॉर पूरा फुल फ्लैश्ड वॉर हो, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। इसलिए कोल्ड वॉर इन दोनों में चलता रहा। इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड विल बी सो बैडली हार्म्ड, कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होता तो दोनों इतनी बुरी तरीके से बैडली हार्म होते, तो इम्पॉसिबल हो जाता कि कौन जीता और कौन हारा, खासतौर से ये देख पाना कि विनर एक्चुअली में कौन है। तो यहाँ से एक डेटरेंस, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसे आप देखेंगे ज़रा। ये डेटरेंस पैदा होता है इस चीज़ से कि यूएस ने यूएसएसआर पर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि इसके पास बहुत हैवी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यूएसएसआर ने यूएसए पे इसलिए नहीं किया कि उसे भी पता था कि इनके पास भी बहुत हैवी एटम बम या न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इससे एक डेटरेंस पैदा हो गया दोनों में, ठीक है। Thus the Cold War inspired being an intense form of rivalry between great powers. शूटिंग वॉर की जगह, हॉट वॉर की जगह कोल्ड वॉर हुआ। Note the main military feature of the Cold War. The two superpower contained rival bloc led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actor के तौर पर ये बिहेव करते रहे। इन्हें पता था कि हॉट वॉर में हम नहीं जा सकते, नहीं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर आता है द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। अब ये अपने ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, अपने अलाइंस बनाना शुरू करते हैं, दोनों ही सुपर पावर्स, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं एक दूसरे से। तो ये यहाँ पर पहले दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द अलाइंस इज़ यूज लिंक टू सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पज। जो स्मॉलर स्टेट थे, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्रीज से ही है, राज्य से ना समझें आप इसे, जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं। फॉर देयर ओन पर्पज दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। तो उन्हें छोटे स्टेट जो थे उनको क्या हुआ, ये रहा कि उन्हें प्रोटेक्शन होगा, वेपन मिलेंगे और कुछ इकोनॉमिक हेल्प भी होगी, उनकी इकोनॉमिक एड भी उनको मिलेगा, इसलिए वो इनके जो है मेंबर बनते रहे। तो इसमें पूरा जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो एक तरीके से 2
अलायंस सिस्टम में जो है डिवाइड होने की कगार पर था। तो कौन कौन से ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंसेस बनते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। दिस डिवीज़न हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप में हुआ ये ज़्यादातर। मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ वेस्टर्न यूरोप जो हैं, वेस्टर्न यूरोप की यूएस की तरफ चली गई और ईस्टर्न यूरोप की सोवियत कैंप में आ गई। यहाँ पे इस मैप में आप देखेंगे तो ध्यान से आपको थोड़ा सा नज़र आएगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो ये जितनी भी आपको येलो दिख रहे हैं ये नेटो या नाटो के मेंबर्स हैं, और रेड वाले में वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स हैं जो कि यूएसएसआर कैंप के थे, और यूएस का तो नाटो। अभी नाटो के बारे में पूरा पीछे दिया हुआ है, पढ़ेंगे उसको भी। और कुछ ऐसे थे जो दोनों में से किसी की तरफ नहीं गए थे, जो बाद में हम देखेंगे कि एक NAM जो मूवमेंट था गुटनिरपेक्षता का, नॉन अलाइन मूवमेंट, वो भी बनता है। तो इसमें फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, वेस्ट जर्मनी जो है वो यूएस के कैंप में चला गया, और जबकि ईस्ट जर्मनी को देखें, रोमानिया, हंगरी, ये सब चले गए यूएसएसआर के कैंप में। ठीक है जी। ये फिर फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया गया है इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है पूरा का पूरा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी इसी में ही आ रहा है। और ये जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी कुछ कंट्रियाँ थी जिसमें इंग्लैंड और ये सब आते हैं, वो इसमें सेकंड वर्ल्ड में आते हैं आपके चाइना और पूरा यूएसएसआर। ठीक है। और नीचे थर्ड वर्ल्ड में इंडिया भी आती है फिर। ठीक है, ये है पूरा जो थर्ड वर्ल्ड दिखता है आपको। ठीक है, जिसमें इंडिया है, इधर ये अफ्रीका है पूरा का पूरा, और इधर साउथ अमेरिका भी इसमें आता है। आगे देखते हैं। द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो, NATO, ये बनती है जी कब? 4 अप्रैल आई थिंक 1949 में। और तब इसके 12 मेंबर्स होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है। वहाँ का एक शहर है, आप कमेंट में बताइएगा कि क्या नाम है उस शहर का प्रॉपर। तो अब तो इसके 30 मेंबर्स हो गए हैं, लेकिन तब जब ये बना था 1949 में, तब इसके 12 ओरिजिनल मेंबर्स थे, और उसमें US और यही बाकी के जो मेंबर्स थे वो देखने को मिलते थे। US हो गया, कनाडा हो गया, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, ये सब। और अभी हाल ही में लास्ट ईयर मार्च 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो तीसरा ऐसा कंट्री बन गई है जो नाटो में शामिल हुई है। उसी को देखते हुए फिर सोवियत यूनियन भी बनाती है अपना जो वॉर्सा पैक्ट था, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, द ईस्टर्न अलायंस। इसको काउंटर करने के लिए वॉर्सो पैक्ट बनाया जाता है। वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है, तो वहाँ पर 1955 में ये क्रिएट किया जाता है। हालांकि 1991 में जब USSR टूटता है तो ये ख़त्म हो चुका है, तभी डिज़ोल्व हो चुका है। तो 55 से 91 तक ही रहता है। इसमें कुछ 6-7 स्टेट्स होते हैं जो इसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ इसको लेकर ये बनाते हैं पूरा का पूरा। इंटरनेशनल alliances during the Cold War era were determined by the requirement of superpower and calculation of smaller states. As noted above, Europe became the main arena. यूरोप ही पूरा एक अरेना बन गया था जहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही थी। पूरा कोल्ड वॉर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ये पूरा ईस्ट और वेस्ट यूरोप में ही है। हालांकि कुछ बाद के या यूरोप के बाहर के देश भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेन अगर बात करें तो हॉट स्पॉट जो था इसका वो वही था। सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जांपल। यहाँ पे फिर ये बता रहे हैं कि कुछ इनमें से जो है अपनी मिलिट्री पावर का भी यूज़ किया अपने तरफ लाने के लिए। कुछ जो आराम से नहीं आ रहे थे तो उन्हें अपना थोड़ा फोर्सफुली भी लाने की कोशिश की गई। सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप में ये एक एग्जांपल मिलता है देखने को। द सोवियत यूनियन यूज इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज इन द countries of the region. In East and Southeast Asia and West Asia, यूनाइटेड स्टेट एक अलायंस बनाती है जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया
और वेस्ट एशिया जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, जो सऊदी अरब वाला जो आपका पूरा पोर्शन है, और साउथ ईस्ट में आते हैं आपके फिलीपींस और इधर का जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, तो ये यूएस की तरफ चला जाता है। और इसकी जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका नाम है सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये मिडिल ईस्ट के लिए होती है। द सोवियत यूनियन और जो चाइना है, फिर इसे देखकर वो भी नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक को अपनी तरफ मिलाते हैं। द कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 अलायंसेस, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 अलायंसेस में बंटने की एक तरीके से उसे थ्रेट रहती है। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जैसे इंडिया थी और इंडिया जैसी, और उनको तो ये डर होता है क्योंकि वो जब भी आज़ाद हुई हैं, ब्रिटेन या फिर फ्रांस, यहाँ से दिखाया गया है, वो उन्हें पहले तो वो साल से साल और काफ़ी सालों तक इनकी ग़ुलाम रही। अब उन्हें आज़ाद हुई तो ये दोनों चीज़ें हो गई, मतलब या तो वो यूएस के साथ जाएँ या यूएसएसआर के, मतलब दोबारा से ग़ुलामी का जो एक तरीके से ख़तरा था वो उनके ऊपर मंडराने लगा। हालांकि जो क्रैक्स थी वो जल्दी से सामने आ गई, जो स्प्लिट्स थे, चाइना और यूएसएसआर जो एक साथ ही थे उनके बीच में भी फिर मतभेद होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। और 1969 में तो एक वॉर भी होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर, ज़मीन पर विवाद। द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइंड मूवमेंट। फिर आता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, जिसने एक ऐसा रास्ता दिया कि अगर आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप एक तीसरा नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब किसी की तरफ भी अलाइन नहीं है हम, ना यूएस ना यूएसएसआर, मतलब ये ऑप्शन के तौर पर इसे बनाया जाता है। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि यूएस अपने आप में इतना एबल है, इतना सक्षम था कि उसके पास इतने जो है वेपन्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स, उसके पास आर्मी थी, तो फिर उसे ये छोटे छोटे जो कंट्री थी उनका साथ लेने की, उनको अपना अलाइंस बनाने की, या यूएसएसआर भी इतना कैपेबल था, उसको क्यों ज़रूरत पड़ी? तो इसके कुछ रीजंस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं ज़रा। देखिए, एक तो सबसे पहला रीज़न वाइटल रिसोर्सेज, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास ऑयल, मिनरल्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, तो वो वहाँ से मिलते। दूसरा, टेरिटरी मिल जाती अपना बेस बनाने के लिए, अपने वेपन ट्रूप, जैसे क्यूबा का यूज़ कर रहा था यूएसएसआर। लोकेशन, जासूसी, स्पाई करने के लिए एक दूसरे को, जो डिस्टेंस जब बीच में होता है तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, जबकि ये अगर छोटी छोटी कंट्री उनके साथ होती तो यहाँ से वो बहुत फ़ायदा उठा सकती थी। दूसरा, इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलती, उनको पैसा भी मिलता है यहाँ से। फिर दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीज़न, आइडियोलॉजिकल रीज़न भी था। जब अगर अलाइंस में ज़्यादा देश जुड़ रहे हैं तो ये भी था कि भाई, जैसे आपने देखा यूएस जो है वो एक तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को जो है सपोर्ट कर रहा था, तो ज़्यादातर लोग उनके साथ हैं, तो वो ये बताते थे कि देखो हमारी आइडियोलॉजी को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ये बेस्ट है। उधर वो जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म, यूएसएसआर, उसको प्रोवाइड करा रहा था, तो ये आइडियोलॉजी का भी वॉर चल रहा था, और ये भी सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वीडियो, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस भी देखनी है। थैंक यू सो मच।